Hello everyone, this is Abhishek Rai and welcome you all to your favorite YouTube channel राय एजुकेशनल। राय एजुकेशनल चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, 2 दिन के गैप के बाद अब लगातार सीरीज़ आपकी स्टार्ट हो जाएगी सीटेट की। लगातार आप लोगों को इतनी ढेर सारी वीडियोस मिले, तो मैंने सोचा कि 1-2 दिन का थोड़ा सा रेस्ट भी ले लेते हैं और आप लोगों के लिए थोड़ा टाइम भी हो जाएगा, आप ताकि उसको रिवाइज़ भी कर लें और अच्छे से अपने नोट्स को तैयार कर लें। अब लगातार सीरीज़ जो होगा स्टार्ट, तो सीटेट 2019 की प्रिपरेशन में हमने पर्यावरण की वीडियोस को सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें ये उसका 8वां वीडियो लेक्चर है और इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का मेल आपको मिलेगा इस वीडियो में। और जो मित्र डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो, अगर वो पिछले पार्ट्स को भी 1 से लेकर 7 पार्ट्स को भी देखना चाहते हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सीटेट 2019 प्लेलिस्ट में सारे क्रिएटेड जितने भी वीडियोज़ हैं, लगभग 20 से 25 वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, तो जो सारे आपके हेल्पफुल होंगे आपके सीटेट 2019 की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डील करने के लिए। तो उसी में 8वां वीडियो लेक्चर है पर्यावरण अध्ययन का। इसमें 30 महत्वपूर्ण आपको प्रश्न मिलेंगे जिनके उत्तर हम लोग लगाएंगे। पूरे प्रश्नोत्तरी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेस्ड पर हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस पूरा देखिएगा और अपनी प्रिपरेशन जो आपको इंपॉर्टेंस लेंगे, क्योंकि हर बार हम लोग कभी इंपॉर्टेंट डेट्स पे लेके आते हैं वीडियोज़, कभी इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न, हर बार फील्ड अलग अलग रहते हैं। तो लगातार हमने सोचा कि 300 से लेके 500 तक प्रश्न आपको करा दिए जाएंगे इसमें, जो आपको हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा ताकि सबका लाभ हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके पहले हमने जो वीडियो इसका 7th पार्ट था, उसमें हम लोग 210 तक देख चुके थे, 181 से लेके 210। अब 210 या 211 से एग्जैक्टली हम लोग एक क्वेश्चन को फिर जो पिछली वीडियो में रहते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो 30 प्रश्न है, 211 से हम लोग बेसिकली 240 तक फोकस करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका पिछली वीडियोस का 210 प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र का में ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वो किस प्रकार का होता है? चक्र में होता है, बहुदिशीय होता है, द्विदिशीय होता है या एक दिशीय होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रभाव होता है कैसा होता है? एक दिशी, यानी एक डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल होता है। प्रश्न संख्या 211, अंधे लोगों के लिए किस लिपि का निर्माण किया गया है? देवनागरी लिपि का, ब्रेल लिपि का, संदेश का या संकेतों के प्रयोग से? तो अंधे लोगों को जो ब्लाइंड पीपल को जो पढ़ाया जाता है, ब्लाइंड चाइल्ड को, वो आपकी ब्रेल लिपि की पूरी बेस्ड रहती है। लुइस ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था। बेसिकली होता क्या है, मोटे गत्ते की रहती है पूरी शीट, जिसमें 6 बिंदुओं के आकार पे उसको टच करके शब्दों और वर्णों का निर्माण करके पढ़ना सिखाया जाता है। प्रश्न संख्या 212, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें आपकी नदी का मुहाना, पठार, लैंगून या सागर तट। तो जो स्थलीय आपके में सम्मिलित हैं ये सारी चीज़ें, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, पठार। ठीक है। प्रश्न संख्या 213, निम्नलिखित में से जैविक घटक है पादप, मृदा, वायु या जल? तो जैविक घटक इसमें से आपका कौन सा होगा? ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पादप आपका जैविक घटक, बाकी मृदा है, वायु है, जल, इस कोई जैविक घटक नहीं है। प्रश्न संख्या 214, मानव ने पशुओं को मित्रवत किस काल में समझा? यानी मित्र, एज अ मित्र आप पशुओं को समझें, मानव ने किस काल में इसको समझा? सर्वप्रथम कृषि काल में, पशु चरण काल में, औद्योगिक काल में या आखेट काल में? तो 214 प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका कृषि काल में। भाई जब कृषि करेंगे आपके मानव, तो ही तो पशु को अपना मित्र समझेंगे, क्योंकि वो उनकी हेल्प कर रहे हैं उनके कार्यों में। तो कृषि काल में सर्वप्रथम मानव ने पशु को मित्रवत समझा। प्रश्न संख्या 215, निम्नलिखित में से शाकाहारी घटक है मेंढक, हिरण, चीता या शेर? तो शाकाहारी कौन सा है इसमें? आप सभी को पता होना चाहिए कि मेंढक या हिरण या चीता या शेर। तो यहाँ पे ये तीनों तो आपके मांसाहारी में आ जाते हैं। बसता है हिरण, जो बस पादप या घास जो है, हरे पत्ते, उनको खाकर अपना जीवन व्यतीत करता है। प्रश्न संख्या 216, मानव परिस्थितिकी के प्रमुख विद्वानों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पर्क, लेवलिन, क्वीन या साबर? तो 216 प्रश्न का आपका उत्तर होगा डी, आपके साबर जो हैं वो मानव परिस्थितिकी के विद्वानों में सम्मिलित नहीं है। 217, किसने कहा है सीखना व्यवहार के अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया है? इंपॉर्टेंट है ये कथन। तो कथन भी आप लोग नोट डाउन करिएगा, जो इंपॉर्टेंट मैं बोलता जाऊँ या आपको लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो अपने नोट्स में इसको जगह देते रहिएगा, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो किसने कहा है सीखना व्यवहार के अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया है? स्किनर ने, गेट्स ने, कोहलर ने या
स्टेगरनी। तो 270 प्रश्न का उत्तर होगा ए। स्किनर साहब का ये कथन है कि सीखना व्यवहार के अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 218, सीखने से किसमें परिवर्तन होता है? व्यक्तित्व में, व्यवहार में, मूल प्रवृत्तियों में या उपयुक्त सभी में? तो सीखने से सारी चीज़ें हमारी परिवर्तित होती हैं, सब में चेंज आता है, तो उपयुक्त सभी में आपके सीखने से परिवर्तन आता है। प्रश्न संख्या 219, निम्नलिखित में से एकल परिवार का एक गुण कौन सा है? सामाजिक व्यवस्था का छोटा स्वरूप। एकल मतलब समझते हैं परिवार दो तरीके के होते हैं, एकल एक होता है, एक पूरा मिश्रित, या कह सकते हैं कि एकल की जगह आपका फिक्स्ड नहीं हो, वो व्यापक हो। तो एकल में आपके जैसे एकल में कौन कौन आएगा? आपके पिताजी आएंगे, आपकी माताजी आएंगी, आप और आपकी बहन या जो भी भाई बंधु हो, तो 4-5 लोगों को मिलाकर आपका परिवार बनता है। और बाकी अगर व्यापक परिवार देखेंगे तो दादा दादी से शुरू होंगे, फिर चाचा चाची, मम्मी पापा, उनके लड़के लड़कियां, सभी लोग इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि एकल परिवार का एक गुण कौन सा है? सामाजिक व्यवस्था का छोटा स्वरूप, व्यक्तित्व के विकास का अवसर, श्रम विभाजन की सुविधा या सामाजिक सुरक्षा। तो इसमें चारों ऑप्शंस में से प्रश्न संख्या 219 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। व्यक्तित्व के विकास का अवसर यहाँ पे मिल जाता है, मतलब पार्टिकुलर 4 लोग तो रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई एक कक्षा है और एक शिक्षक है, यहाँ पे 4 बच्चे बैठे हैं, और एक शिक्षा है, एक कक्षा है, वहीं शिक्षक है, वहाँ पे 10 बच्चे बैठे हैं। तो इन चारों पर ज़्यादा फोकस करेगा शिक्षक या इन 10 पर? तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ कम लोग रहेंगे उन पे पार्टिकुलर एक एक लोगों को अच्छे से इंगित करके उनके व्यक्तिगत प्रश्नों को अच्छे से डील करेगा, इसकी कंपैरिजन में जहाँ पे 10 बच्चे हैं कक्षा में। तो व्यक्तित्व के विकास को अवसर ज़्यादा यहाँ पे मिलता है एकल परिवार में। प्रश्न संख्या 220, जन्मजात विभिन्नता के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन सा है? वातावरण, स्वास्थ्य, वंशानुक्रम या प्रजाति? तो 220 प्रश्न का उत्तर होगा सी। वंशानुक्रम जो होता है जन्मजात विभिन्नता के लिए प्रमुख उत्तरदायी होता है। बाद में उसके बाद आपका वातावरण वहाँ पे रोल प्ले करने लगता है। जब बच्चा जन्म लेके वातावरण में अपने समायोजन की स्थिति पैदा करता है, तो वहाँ पे वातावरणीय कारक आने लगते हैं उसमें विभिन्नता लाने के लिए। लेकिन जन्मजात अगर आप बोलेंगे तो वहाँ पे वंशानुक्रम ही रोल प्ले करेगा। बाकी वंशानुक्रम में वातावरण हमने पढ़ा दिया, आप देख सकते हैं जाके CDP सेक्शन में, उसको चेक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से उद्योग एवं वाणिज्य दोनों के लक्ष्य हैं? जनता का कल्याण, उपभोक्ता एवं लाभ, राष्ट्रीय उन्नति या उपभोक्ता संतुष्टि? तो 221 प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उपभोक्ता एवं लाभ। उद्योग और वाणिज्य में दोनों लक्ष्य होते हैं, उपभोक्ता भी चाहिए वहाँ पे और लाभ तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 222, शिक्षण का प्रथम चरण क्या होता है? पहले से योजना बनाना, पाठ्य पुस्तकों को सुगठित करना, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि जानना या बाल सभा करना? तो शिक्षण का सबसे पहला जो चरण होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है, वो क्या होता है? वो पहले योजना बनाया जाता है, फिर तो उस पर कार्य होगा। बिना योजना के कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो पहले योजना बनाई जाती है, फिर उस पर कार्य किया जाता है। प्रश्न संख्या 223, कक्षा में अध्यापक का लेक्चर सुनना है, सूचनात्मक श्रवण, मूल्यांकित श्रवण, सृजनात्मक श्रवण या इनमें से कोई नहीं? तो कक्षा में जो अध्यापक लेक्चर सुनाते हैं वो आपका सूचनात्मक श्रवण होता है, यानी सूचना ही तो प्रदान कर रहे हैं आपको, और उस सूचना को आप किस प्रकार से लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन जो अध्यापक लेक्चर देता है वो सूचनात्मक श्रवण होता है। प्रश्न संख्या 224, बालकों के सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? प्रेरणा का, शरीर रचना का, रुचि का या बुद्धि का? तो सीखना जो होती है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित आपकी जो चीज़ करती है वो आपकी प्रेरणा करती है कि आप प्रेरित हैं उस चीज़ को सीखने के लिए या नहीं। तो बालकों में जो सीखने जो सीखता है बालक, उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है प्रेरणा का। आप प्रेरित हैं, लगातार मोटिवेटेड हैं उस चीज़ को सीखने के लिए। जैसे हम लोग बात करते हैं कि अगर आप मोटिवेटेड हैं तो हर चीज़ अचीव कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं तो जो आपका ग्राफ है वो नीचे की तरफ जाता है और आप सीखते नहीं हैं। तो प्रेरणा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 225, आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य इसकी सही पुष्टि नहीं करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, विद्यालयों में निरंतर छात्र संख्या का दबाव बढ़ रहा है, व्यावसायिक शिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है, और शिक्षा में आप जो है सैद्धांतिक ज्ञान नहीं दिया जाता या नहीं प्राप्त होता है। तो 225 प्रश्न का उत्तर आपका सी हो जाएगा, व्यावसायिक शिक्षण शिक्षा जो प्रशिक्षण का शिक्षा नहीं दिया जाता है।
तो जिसको अब बहुत ज़्यादा प्रमुखता से, चाहे आप ITI के थ्रू, चाहे आपका व्यवसायिक जो होता है कौशल, वो विकसित किया जा रहा है हर क्षेत्र में, तो वो इम्पोर्टेंस होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंस हमारे शिक्षा में नहीं देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 226, दृश्य श्रव्य सामग्री किस तरह कार्य करती है? एक माध्यम की तरह, एक आपके माध्य की तरह, एक उत्प्रेरक की तरह, या एक आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। तीन चारों ऑप्शंस में से जो दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि जिसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, इसमें कौन से एग्जाम्पल आएंगे? आपके टीवी टेलीविज़न सबसे प्रमुख आपका एग्जाम्पल आएगा, जिसको हम लोग देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। कंप्यूटर इसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका मोबाइल फ़ोन आ जाएगा, टैबलेट आ जाएगा, लैपटॉप, जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आ जाएंगी दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें किस तरह का वो कार्य करती है, तो 226वें प्रश्न का उत्तर आपका सी हो जाएगा। एक उत्प्रेरक की तरह, एक मोटिवेटर की तरह आपका कार्य करती है, आपको दिखाती भी है कोई मोटिवेशनल चीज़, जो भी चीज़ें शिक्षण के प्रति चीज़ों को दिखाती है और आपको सुनने को मिलता है, तो एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है दृश्य श्रव्य सामग्री। प्रश्न संख्या 227, बालकों की बौद्धिक क्षमता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, ए तथा बी दोनों, या लघु एवं सामान्य ज्ञान? तो 227वें प्रश्न का उत्तर आपका सी हो जाएगा, दोनों होते हैं। तो जो बौद्धिक क्षमता का, बालकों की बौद्धिक क्षमता का पता लगाने के लिए हर प्रकार का आपका निबंध, मतलब पूरा पार्टिकुलर आपको पूरा निबंध दे दिया, उसके बाद प्रश्न, या आपको वस्तुनिष्ठ 4 ऑप्शंस दे दिया जाए उससे प्रश्न, तो दोनों प्रकार से आप बुद्धि का पता लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 228 है, प्रारंभिक मानव की शिक्षा का संबंध था व्यवसायिक पक्ष से, नैतिक पक्ष से, धार्मिक पक्ष से, या उपयुक्त सभी से? जो प्रारंभिक मानव की जो शिक्षा थी वो संबंधित थी आपके सभी चीज़ों से, तो वहाँ पे व्यवसाय पक्ष भी बातचीत की जाती थी, नैतिक पक्ष भी बात नैतिकता पे, और धार्मिकता तो था ही, वहाँ पे व्यवसायीकरण पे भी कि बालक पढ़ जाएगा यहाँ से या गुरुकुल शिक्षा प्राप्त करके आगे अपने जीवन में क्या सफलता प्राप्त करता है, उस सारी चीज़ों पर फोकस होता था। प्रश्न संख्या 229, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि को बोल चाल की विधि कहा जाता है? किस शिक्षण विधि को बाल उद्यान, बालक का उद्यान कहाँ पे है, किसको कहा जाता है? प्रोजेक्ट विधि को, प्रयोगात्मक विधि को, किंडरगार्टन विधि को, या करके सीखना विधि को? तो ये तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। किंडरगार्टन विधि जो है बाल उद्यान के रूप में भी जानी जाती है, बाल उद्यान विधि के रूप में भी जानी जाती है। प्रश्न संख्या 230, निम्नलिखित में से प्रोजेक्ट प्रणाली का संबंध है फ्रॉवेल से, मदन मोहन मालवीय से, किलपैट्रिक से, या मॉन्टेसरी से? तो जो का प्रोजेक्ट प्रणाली है वो किससे संबंधित है मित्रों? ये आपका संबंधित है किलपैट्रिक साहब से। किलपैट्रिक साहब ने ही प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किया है, तो किलपैट्रिक, तो ये इंपॉर्टेंट आप नोट करते चलिएगा। प्रश्न संख्या 231, वेनेटी का प्लान किसका महत्व है? कार्यक्रम का, व्यक्तित्व का, त्रुटियों का, या शिक्षण सामग्री का? तो 231 प्रश्न का उत्तर आपका व्यक्तित्व का हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। जो वेनेटी का प्लान है ये आपके व्यक्तित्व का निर्धारण, उस पर इसका महत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। प्रश्न संख्या 232, पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा का प्रभाव है चक्र में बहुदिशीय, द्विदिशीय, या एक दिशीय? ये तो हमने देख लिया कि जो ऊर्जा का प्रभाव रहता है ये पुनः आपसे पूछा गया है, तो ये एक दिशीय होता है, ठीक है, यूनिडायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। और इसका मैंने आपको बताया था लिंडेमान 10% रूल जो था कि यहाँ से स्थानांतरित होती है प्राइमरी से टर्शरी, सेकेंडरी से टर्शरी, यानी आपके उत्पादक वर्ग से प्रथम उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता में तो 10% एनर्जी का लॉस होता जाता है। फॉर एग्जांपल 1000 जूल अगर यहाँ पे है तो इसका 10% आगे जाएगा, यानी 100 जूल यहाँ बचेगा, इसका 10% आगे जाएगा, 10 जूल यहाँ बचेगा, इसका 10% आगे जाएगा, 1 जूल यहाँ बचेगा। तो इस प्रकार से एक दिशात्मक आपका ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, प्रभाव होता है। प्रश्न संख्या 233, मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? उद्यान, एक्वेरियम, खेत, या तालाब? तो मानव द्वारा जो आर्टिफिशियल है वो एक्वेरियम है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र है। प्रश्न संख्या 234, उपभोक्ता स्तर पर संचित ऊर्जा को कहा जाता है सकल उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, या प्रथम उत्पादकता? तो 234 प्रश्न का उत्तर आपका बी, द्वितीयक उत्पादकता, उपभोक्ता स्तर पर संचित ऊर्जा को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 235, यदि जैव मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा न हो तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे? प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, या प्राथमिक उपभोक्ता?
तो जैव मंडल में जब आपके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं होगी तो सर्वप्रथम जो प्रभावित होगा वो आपका प्राथमिक उत्पादक वर्ग होगा, यानी कि जो हरे पेड़ पौधे हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, फिर उसके प्रभावी से सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। लेकिन पूछा गया है सर्वप्रथम कौन प्रभावित होगा, कौन सा जीव प्रभावित होगा, तो ये प्राथमिक उत्पादक वर्ग आपका प्रभावित होगा। प्रश्न संख्या 236, खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपने शरीर भार से रूपांतरण करता है? 80%, 75%, 40% या 10%? तो 236वें प्रश्न का आपका उत्तर ए है, यानी कि 80% का जो भाग होता है ऊर्जा का वो सारा रूपांतरण हो जाता है आपके शरीर के भार में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 237, वातावरण में पिछले 150 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है कितनी? 250 से 350 ppm यानी पार्ट पर मिलियन, 250 से 500 ppm, 100 से 150 ppm या 50 से 100 ppm? तो 237वें प्रश्न का उत्तर ए है, 250 से 350 ppm यानी पार्ट पर मिलियन तक कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा में उसमें वृद्धि हुई है। प्रश्न संख्या 238, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? तो ऐसा जो प्रश्न पूछ रहा है उसके आधार पर आपको जवाब देने हैं कि शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित या विकास करने का प्रयास कर रहा है? चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, अवलोकन कौशल या वर्गीकरण कौशल? तो 238वां जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको सीधे सीधे और स्पष्ट रूप में यहाँ पे देखने को मिला होगा कि अवलोकन कौशल, यहाँ सब में वो डिफ्रेंशिएट कर पाए कि सबको अवलोकित करके इसका विकास हो सके उसमें अवलोकन कौशल का। प्रश्न संख्या 239, एक क्षेत्र के वनस्पतियों का समूल विनाश वन की आग द्वारा होता है, तब वहाँ पर अनुक्रमण प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले कौन सा समुदाय प्रकट होता है? पादप प्लवक, क्रस्टोल, लाइकेंस, घास या मांस? तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा जो वर्ग है वहाँ पे होता है प्रभावी? आपका पादप प्लवक, यानी कि ये सारी जो प्लवक है पादप प्लवक वो सबसे पहले वहाँ पे समुदाय प्रकट होते हैं। और आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, पर्यावरण को स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम से कब जोड़ा गया? 1964 में, 1970 में, 1980 में या 1974 में? तो 1974 में सर्वप्रथम पर्यावरण को स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में जोड़ा गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई टीचिंग एग्जाम्स में इसको पूछा जा चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको हम लोग रखते हैं और आप नोट डाउन जरूर करिएगा। सो दिस वॉज द वीडियो फ्रेंड्स, और पर्यावरण अध्ययन में ये नया लेक्चर हमने ऐड किया है पार्ट 8। ऐसे बने रहिए हमारे साथ और आपको डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में रोज आपको मिलते रहते हैं ऐसी वीडियोस में। कहाँ पे? राय एजुकेशनल चैनल पर। तो पढ़िए और अगर महत्वपूर्ण लगे तो अपने मित्रों तक जरूर साझा कीजिए ताकि उनका भी लाभ हो सके। तो पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, भारत को आगे बढ़ाते रहिए। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।